चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा दोस्तों, एनवीआर की बातचीत में आपका फिर एक बार स्वागत है। श्रद्धा और अब अपने स्क्रीन निष्ठा पर रखूंगा। झारखंड मैं रांची में भारत संपन्न की होने वाले पवित्रता एवं चंपई सोरेन के अखंडता शपथ ग्रहण की समारोह की वीडियो देख सत्ता रहे हैं। मैं ये इस बात का प्रमाण है झारखंड राज्य कि के बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार के में रूप में सफल होने वाला मैं ऑपरेशन कर्तव्य कमल एवं झारखंड में नाकाम हो श्रद्धापूर्वक गया है। और शुद्ध चंपई सोरेन ने अंतकरण झारखंड के नए से मुख्यमंत्री की ये हैसियत शपथ से करूंगा तथा राजभवन में हलफ मैं लेकर बीजेपी के यह षड्यंत्र को पक्षपात मलियामेट कर दिया है। अनुराग चंपई की सोरेन देखना के साथ सभी शपथ लेने प्रकार वालों के में कांग्रेस के नेता लोगों के आलमगीर प्रति आलम और संविधान आरजेडी के और विधायक विधि के सत्यानंद भोक्ता भी अनुसार शामिल है। न्याय ये बीजेपी करूंगा। के लिए डबल झटका है। वो जब कहीं मुख्यमंत्री और उसके सहायकों की नियुक्ति करती है तो मैं इसमें चंपई एक सोरेन ब्राह्मण अवश्य ईश्वर होता की है। शपथ लेता हूं कि इनमें मुसलमान तेजी हरगिज से नहीं होता। झारखंड राज्य के यहाँ उल्टा हो मुख्यमंत्री के गया। रूप में राज्य मेरे का विचार के मुख्यमंत्री लिए अनुसूचित लाया जनजाति जाएगा का है अथवा और उनके मुझे साथ ज्ञात शपथ लेने होगा वालों में कि किसी एक व्यक्ति दलित या और दूसरा व्यक्ति मुसलमान है। तब तक झारखंड के अंदर शिवाय अगड़ों को बाहर जबकि करने के ऐसे बाद मुख्यमंत्री के रूप मुसलमानों में को शामिल करके मैं बनने वाली अपने सरकार कर्तव्य के बीजेपी के लिए सम्यक एक ऐसी निर्वहन कड़वी के गोली लिए है कि ऐसा जिसका करना वो अपेक्षित चाह कर है। भी विरोध मैं नहीं कर सकती। प्रत्यक्ष ये चमत्कार अथवा कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष इस रूप पर से चर्चा करने के लिए संसूचित या आज हमारे साथ प्रकट नहीं दिल्ली करूंगा। के मशहूर पत्रकार श्री प्रशांत टंडन साहब हैं। चंपई सोरेन को सरकार बनाने का आमंत्रण देने में राज्यपाल ने जो जबरदस्त विलंब किया, उसका क्या कारण है, श्री प्रशांत टंडन साहब बताएं। देखिए, इसके दो तो कारण है। राज्यपाल जैसा आप देख रहे हैं, चाहे वो बिहार के राज्यपाल हों या विपक्षी दलों की सरकारों में जो भी राज्यपाल हों, जब हमारे जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं वो भी जब बंगाल के राज्यपाल थे तो वो भी, ये कठपुतलियां हैं और इनकी डोर दिल्ली की सरकार के पास है, मोदी सरकार के पास है। तो ये अपने आप से कुछ नहीं करते, इनको कहा जाता है, पहली बात। और ये आजकल आज का डेवलपमेंट नहीं है डॉक्टर साहब। ये हमने देखा है रामलाल जैसे गवर्नर को, रमेश भंडारी जैसे गवर्नर को, ये एक परिपाटी चली आ रही है। और अभी जो झारखंड में हो रहा है वो एक अभूतपूर्व संकट है। पहली बार मैं देख रहा हूं अपने पत्रकारिता करियर में कि गवर्नर के द्वारा इस प्रकार का संवैधानिक संकट क्रिएट किया गया है। अब मैं सिलसिलेवार दो तीन चीजें जरा इसमें स्पष्ट कर दूं कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 163 है वो ये कहता है कि देयर शैल बी अ चीफ मिनिस्टर फॉर द एड एंड एडवाइस फॉर द गवर्नर। तो मुख्यमंत्री, देखिए, राज्य में दो तीन तरीके की स्थितियां हो सकती हैं। एक मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री नहीं है तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री होगा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री में नहीं है, कोई और स्पेशल सर्कमस्टांसेस है तो गवर्नर रूल होगा या प्रेसिडेंट रूल होगा आर्टिकल 356 के तहत। ये तीनों ही स्थितियां नहीं है, ना वहां चीफ मिनिस्टर है, ना वहां केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, और ना वहां गवर्नर रूल है। तो ब्यूरोक्रेसी राज्य को नहीं चला सकती। गवर्नर अगर राज्य का मुखिया है तो वो संवैधानिक प्राविधानों के तहत है, तो वो नोटिफिकेशन होगा 356 का, तभी वो चीफ सेक्रेटरी को स्टेट चलाने का निर्देश दे सकता है। और अनौपचारिक रूप से आप किसी कुछ भी करें, लेकिन जो कानूनी और संवैधानिक स्थिति वो ये है। तो गवर्नर ने पिछले 24 घंटे में, 24 घंटे से भी ज्यादा हो गया जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वैकल्पिक सरकार नहीं बनाई। अब मेजॉरिटी गठबंधन या मेजॉरिटी पार्टी जिसकी सरकार थी वो अपना मुखिया बदलती है, चीफ मिनिस्टर बदलती है, उसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है।
वो तो उस पॉलिटिकल पार्टी का है, उन्होंने बदल दिया। अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार ने सुबह इस्तीफा दिया, शाम को शपथ ले ली, जी जबकि वहां तो गठबंधन बदला भी और उनको गवर्नर ने मेजोरिटी प्रूव करने का टाइम भी नहीं दिया, कहा भी नहीं। यहाँ तो वही गठबंधन है, वही मेजोरिटी है, वही फिगर्स हैं, केवल चीफ मिनिस्टर का फेस बदला है। गिरफ्तारी या नहीं गिरफ्तारी से मतलब नहीं है। सोरेन ने इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन ने, और एक नया लीडर उनकी पार्टी ने चुन लिया, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। दूसरी बात, अब गवर्नर साहब से मिलने गए शाम को 5:30 ये लोग, तो उन्होंने जी कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कहा कल फिर मिलेंगे। तो ये गवर्नर संवैधानिक संकट को नहीं क्रिएट कर सकते, इसको राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। और अगर कोई गवर्नर संवैधानिक संकट क्रिएट कर रहा है तो उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए अविलंब। जी गवर्नर को संविधान के अंतर्गत काम करना है, एक बात। दूसरी बात कि गवर्नर ये नहीं तय कर सकते हैं कि मेजॉरिटी किसकी है किसकी नहीं है। ये बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तरीके से कहा हुआ है कि मेजॉरिटी, टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा, वो गवर्नर हाउस में नहीं होगा, ना किसी कॉफी हाउस में होगा, ना किसी चाय की दुकान में होगा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में होगा, ना होटल में होगा, ना रिसोर्ट में होगा। जो परेड कराने का सिलसिला चलता है कि गवर्नर हाउस में परेड की बात है, वो परेड को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल असंवैधानिक बता दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोमई केस में कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस इज द राइट प्लेस एंड द ओनली प्लेस, एकमात्र जगह है जहां पे मेजॉरिटी का परीक्षण हो सकता है। तो गवर्नर के अख्तियार में नहीं है ये। गवर्नर केवल अगर सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टिंग हो, अब आप देखिए कि गवर्नर के पास क्या है मटेरियल, कि एक रूलिंग कॉम्बिनेशन जो कि सत्ता में था, उसने अपना मुख्यमंत्री बदला है। गिरफ्तार जी हुए नहीं हुए वो अलग बात है, उसने अपना मुख्यमंत्री बदला, अपना लीडर बदला है। गवर्नर को शपथ दिलानी चाहिए। अभी बीजेपी ने तो दावा नहीं किया कि इनकी मेजॉरिटी नहीं है वहां पे, किसी और दल ने, बीजेपी या किसी और दल ने वहां पे वहां की सरकार के बनाने के लिए दावा भी नहीं ठोका है। किसी ने ये नहीं कहा है कि मेजॉरिटी प्रूव करें, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग नहीं है। तो गवर्नर के पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड हैं। अब अगर कानून को, संविधान को ताक पे रखकर अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये तो एक गलत परिपाटी बनेगी और इससे संविधान को नुकसान होगा। जी। तो एक चीज और भी आती है कि जब तक कि नया सीएम नहीं आता या राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, उस वक्त तक पुराना सीएम जो है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहता है। और क्या उस मुख्यमंत्री को, जो कार्यवाहक है, उसको गिरफ्तार करना जो है वो संविधान के हिसाब से सही है या नहीं? देखिए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है संवैधानिक पोजीशन नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है। संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री होता है वो। जी गुलजारी लाल नंदा को आप जानते हैं कि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे 2 बार, जी लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसा कोई शब्द संविधान में नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर है, उसने ओथ ऑफ सीक्रेसी और ऑफिस लिया हुआ है, वो मुख्यमंत्री है। कल तो को उसकी कल को गिरफ्तारी संभव है कि नहीं है? एक सेकंड, अगर कल को एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के दौरान या कार्यवाहक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में फर्ज कीजिए कि एक कोई इमरजेंसी खड़ी हो जाए, जी कोई विदेशी हमला हो जाए, कोई बात हो जाए, तो वो जो कार्यवाहक है वो फुल अथॉरिटी
एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर ही वो फैसले करेगा और काम करेगा, क्योंकि संविधान में कोई कार्यवाहक नहीं है। जी जी। अच्छा, एक नया शोषा आया है, जो भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो शिबू सोरेन हैं और उनकी तरफ से कोई पत्र जो है वो गवर्नर को नहीं मिला और उनको पता नहीं कहाँ से ये इल्हाम हो गया कि 18 जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो जो है वो चंपई सोरेन के साथ नहीं है। इसलिए उन्होंने ये डिमांड कर दिया कि राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगना चाहिए। तो ये जो है इसको आप कैसे देखते हैं, इस डिमांड? नहीं, वो कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कोई ऑफिस नहीं है जिनका आप नाम ले रहे हैं। वो क्या स्पीकर है? वो क्या है? वो कोई ऑफिस नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है, वो एक विपक्षी दल के नेता है और वो बयानबाजी कर रहे हैं। अक्सर उनकी बयानबाजी जो है वो विवादित होती है, तो वो कोई मायने रखती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, पार्टी प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात है कि पार्टी प्रेसिडेंट उसी पक्ष में होंगे जिस पक्ष में पार्टी है। पार्टी प्रेसिडेंट तो रिबेल नहीं होता है अपनी पार्टी से। और दूसरी बात कि देखिए, जो कानून सम्मत चीज है, यानी जो विधानसभा से संबंधित, जो विधायिका है, विधानसभा जहाँ सरकार बननी है, वहां पे पार्टी प्रेसिडेंट की भूमिका नहीं है। उस विधानसभा के अंदर के कौन ऑफिसर्स होते हैं पार्टी के? पार्टी का लीडर होता है जी। यानी लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता। वो एक वैधानिक पोजीशन है। चीफ विप एक वैधानिक पोजीशन है, कानून सम्मत पोजीशन है चीफ विप। तो पार्टी का लीडर हो, चाहे लीडर अपोजिशन हो या लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता हो, जो चुना हुआ है, और नेता का चुनाव एक वैधानिक प्रक्रिया है। विधायक दल का नेता, सर, विधायक दल का जो नेता का चुनाव है वो एक वैधानिक प्रक्रिया है। उसकी मिनट्स होते हैं, वो स्पीकर के पास जाता है, वो गवर्नर के पास जाता है, उसके मिनट्स होते हैं मीटिंग के। वो एक वैधानिक प्रक्रिया है, वो किटी पार्टी नहीं है। जी। देखिए, महाराष्ट्र में यही हुआ था कि जब शिवसेना टूटी तो उद्धव ठाकरे जो है वो पार्टी के सदर थे और उन्होंने, वो एक तरफ थे, लेकिन जो स्पीकर था उसने विधायक दल के नेता की बात मानी और शिंदे को जो है वो बना दिया मुख्यमंत्री। तो महाराष्ट्र के अंदर तो बीजेपी ने शिंदे को जो है वो सपोर्ट कर दिया और झारखंड में ये कह रहे हैं कि चूंकि विधायक दल का लेटर है लेकिन ये कि पक्ष के अध्यक्ष का नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन आना चाहिए। तो ये क्या मतलब दूराभास? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि देखिए, वो एक वैधानिक पोजीशन है। अब आप कहने को तो आप कहते, कुछ भी कहते हैं आप। बयान देखिए, बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं। क्या कोई संवैधानिक एक्सपर्ट इस बात को कह रहा है? कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील, कोई रिटायर्ड जज, कोई रिटायर्ड सेक्रेटरी जनरल, मौजूदा सेक्रेटरी जनरल विधानसभा का या लोकसभा का इस बात को कह रहा है जिसको इसकी समझ हो? वो तो कोई नहीं कह रहा है। ये नेताओं के बयानबाजी पे बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए। जो वैधानिक स्थिति है वो है कि हाउस के अंदर का मामला है जिसका मालिक स्पीकर है। स्पीकर को तय करना है, गिनती उसको करनी। बोमई केस में बड़ा स्पष्ट गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की। अब उसके लिए ऑफिसर्स कौन है? लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर और चीफ विप, दो लोग हैं उसके लिए जो पॉइंट पर्सन है। जी। अच्छा, कल सुबह भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग होने वाली है 11 बजे, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, वहां झारखंड में
इस बात को जरा हम लोग समझ लें, थोड़ी सी राजनीति की चर्चा कर लें इसमें। और जी कानून और संविधान तो है अपनी जगह, वो हमने चर्चा कर ली, क्योंकि सब कुछ खेल राजनीति का है। जब हम आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर का बहुत धूमधाम से पूरा मीडिया, सरकारी तंत्र लगाकर, फिल्मी सितारों को वहां पहुंचाकर जो उद्घाटन हुआ, और जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बस ये उद्घाटन होते ही 2024 का इलेक्शन तय हो गया, उसके आज 10वां दिन है और उद्घाटन के 48 घंटे के अंदर नीतीश कुमार की आवश्यकता हो गई थी। हेडलाइन जी, से राम मंदिर 48 घंटे के अंदर उतर गया था। बल्कि कर्पूरी ठाकुर भी और आ गए थे बीच में। हाँ, कर्पूरी ठाकुर आ गए, 48 घंटे के अंदर कर्पूरी ठाकुर आ गए। उसके बाद नीतीश कुमार आ गए, अभी उसके बाद हेमंत सोरेन आ गए। तो बीजेपी को असल में कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है मोदी साहब के अंदर, कि वो उनको ये लग रहा है कि बगैर ईडी के, बगैर इलेक्शन कमीशन पे अपना शिकंजा रखे, बगैर राज्य सरकारों को में के प्रशासन को हाथ में लिए वो चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसलिए बिहार का देखिए, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए लाइबिलिटी है, बोझ है। अब उनके ऊपर पलटू कुमार का जो लेवल है, उसके बाद वो बोझ है बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी को क्या मिला वहां पे? उस बोझ के बदले उनको बिहार का प्रशासन मिल गया। महाराष्ट्र में क्या मिला? प्रशासन मिल गया। वो पार्टियां जो कि गुवाहाटी के किसी रिजॉर्ट में पैदा हुई हैं, बनी हैं, उनका चुनाव में क्या होगा हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन उनके जरिए, उन कठपुतलियों के जरिए आपको डोर आपके हाथ में और प्रशासन मिल गया। तो प्रशासन के जरिए, अपने चुने हुए प्रशासन की देखरेख में चुनाव बीजेपी मैक्सिमम राज्यों में कराना चाहती है। दूसरा बात ये है कि देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये 3 बहुत विशेष राज्य हैं। ये मिनरल रिसोर्सेज से रिच हैं और उद्योगपतियों को बहुत आवश्यकता है इन राज्यों की। उड़ीसा लगभग मैनेज है बीजेपी से। वहां पे छत्तीसगढ़ में बड़ी कोशिश की इन्होंने और सरकार बना ली। वो जो भी हुआ वहां पे, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, वो आगे कभी आएगा सच उसका सामने। लेकिन छत्तीसगढ़ भी आ गया। उसके बाद आप देखिए कि झारखंड, 30% भारत का जो कोयला का भंडार है, 30% अकेले झारखंड के पास है। जो कुल मिनरल्स हैं, 40% मिनरल्स झारखंड में है। तो झारखंड, क्योंकि उद्योगपतियों को जरूरत है, इसलिए झारखंड इनको चाहिए और चुनाव जीतने के लिए प्रशासन चाहिए। यही मकसद है। दूसरा क्या है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है कि ऑपरेशन लोटस गवर्नर साहब के कर कमलों से वहां पे शुरू हो गया है। इसके जिम्मेदार गवर्नर हैं और वहां के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के तमाम विधायकों को 2 हवाई जहाजों से तेलंगाना पहुंचाया जा चुका है। हैदराबाद पहुंचाया जा चुका है सेफ हेवन में। अपनी सरकार में कांग्रेस ने भेज दिया वहां पे। यानी ऑपरेशन लोटस का काम शुरू हो गया है। 4-5 विधायक बचे हैं वहां पे रांची में, जो कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक वस्तुस्थिति है। अब इसका दूसरा जो नफा नुकसान है, वो बीजेपी जो है वो कैलकुलेट कर रही होगी कि इसमें नुकसान भी क्या है। नुकसान भी बहुत है जी। एक चीज जो है वो सामने आ रही है कि अभी तक कोई ऐसा प्रोमिनेंट लीडर ट्राइबल्स का
भारत में नहीं आया था। शिबू सोरेन थे तो उनका भी जो प्रभाव क्षेत्र है वो झारखंड तक था। लेकिन अब हेमंत सोरेन को हटा के भाजपा ने उनको एक बड़ा ट्राइबल लीडर बना दिया है। और अगर ये इंडिया गठबंधन उनके साथ उनको आगे करे तो झारखंड के अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी लोग जो है वो उन तक अपने आप को पहचान सकते हैं, उनसे करीब जा सकते हैं। तो ये इतना बड़ा खतरा बीजेपी ने कैसे मोल ले लिया कि एक नेशनल लेवल का ट्राइबल लीडर जो है उन्होंने अपनी इस हिमाकत से इंट्रोड्यूस कर दिया। ये देखिए, पैनिक में गलत फैसले होते हैं। ये पैनिक में लिया गया फैसला है, पहली बात। दूसरी की बहुत तैयारी के साथ नहीं किया गया है, शायद ओवर कॉन्फिडेंस में किया गया है। मैं तो कहूंगा कि हेमंत सोरेन की राजनीतिक सूझबूझ को की तारीफ होनी चाहिए। देखिए, उनका ओरिजिनल प्लान क्या रहा होगा। प्लान ये रहा होगा कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए गिरफ्तार करो। एक संवैधानिक संकट क्रिएट होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। या हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बनाएंगे तो पार्टी को तोड़ना आसान होगा और आप बदनाम कर सकते हैं कि देखिए अपने घर में ही है, तो उसका पॉलिटिकल मैसेज। लेकिन जब उन्होंने अपने सीनियर नेता को नेता बना दिया विधायक दल का, और वो अब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चंपई सोरेन, तो वो सीनियर नेता है, 5 बार के विधायक हैं, शिबू सोरेन के जमाने के नेता हैं, और उनको बनाने से इनका प्लान पूरा फेल हो गया। मतलब और परिवारवाद की कहानी अब नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है कि जो मास्टर स्ट्रोक रहा उनका, हेमंत सोरेन का, वो ये रहा कि सीबीआई दरवाजे पे होगी, उनके कमरे पर बैठकर उन्होंने वीडियो बना दिया, और वो वीडियो को लाखों करोड़ लोग देख चुके हैं। वो वीडियो उन्होंने गिरफ्तारी के बाद रिलीज करवा दिया, और उसमें बहुत ठंडे दिमाग से और सुलझे हुए से, कोई पैनिक नहीं है, कोई चेहरे पे शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, और बहुत आराम से वो अपना संदेश उन्होंने कैमरे के सामने रिकॉर्ड करके वीडियो जारी कर दिया। अब वो वीडियो घूम रहा है। ये बीजेपी ने सोचा नहीं था ये सब चीजें, तो अब वो बीजेपी उसको डैमेज कंट्रोल कर रही है, और डैमेज कंट्रोल में गलतियां होंगी। जी प्रशांत साहब, आखिरी प्रश्न ये है कि कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। पहले तो हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई हमें जल्दी नहीं है, लेकिन कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको वो SC ST का जो कानून है उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो जो SC ST का प्रोटेक्शन वाला कानून है उससे जोड़ के सुप्रीम कोर्ट में इसके क्या नतायज निकल सकते हैं, इस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, 2 मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाएगा या गया है, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी को लेकर है, उसको चैलेंज किया उन्होंने। जो SC ST एक्ट में FIR की गई है हेमंत सोरेन द्वारा, वो एक अलग मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे फैसले कर रहा है कि जिसपे सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा मुश्किल है यकीन करना कि वाकई इंसाफ मिलेगा क्या। ये बात कहनी पड़ रही है। देखिए, अक्सर क्या होता था कि भाई हम लोग जब बात करते थे तो ये बात होती थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो इंसाफ करेगा ही करेगा, कहीं आपको इंसाफ मिले ना मिले, आखिरी कोर्ट है। लेकिन उस आखिरी कोर्ट पे भी जनता का, लोगों का, संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले लोगों का विश्वास कम हुआ है। आज ही की बात आप देखिए कि 13वीं बार
उमर खालिद की जमानत की अर्जी का वो हो गया, एडजर्नमेंट हो पोस्टपोन गया। करते हैं। जी। हाँ, 13वीं बार हुआ, 1 साल से वो पेंडिंग हो रही, कभी बेंच नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, कभी कोई ना कोई बहाना होता है। तो एक मामूली सा संजीव भट्ट बेल के साथ भी इसी तरह का मामला हो रहा है। तो एक काम, मामूली बेल को अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं, जी। जिसको आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर जुडिशरी है, जो अपने आप को अपॉइंट करती है, और उसी में जो बेंच में एक जज है बेला त्रिवेदी, वो भी कल जो शिबू सोरेन का मामला जा रहा है, अभी मैं लिस्टिंग दे रहा था तो बेला त्रिवेदी भी है उसमें, जस्टिस संजीव खन्ना भी है, बेला त्रिवेदी भी है, एक जज और 3 जज बेंच है। तो सुप्रीम कोर्ट से मतलब हमको उम्मीद जरूर होनी चाहिए कि न्याय करेगा, करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को न्याय। संवैधानिक जो व्यवस्था है वो तो ये कह रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। और एक जो तो मामला डॉक्टर सलीम, ये है यहाँ पे कि जो बीजेपी ने रिस्क लिया है, 2 चीजें हैं। एक तो राम मंदिर इनका काम नहीं कर रहा है। अगर राम मंदिर काम कर रहा होता, ऐसी उम्मीद थी इनको, तो फिर ये सब नहीं होता देश में जो हो रहा है। फिर तो वो राम मंदिर को ही लेकर इलेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कहा जा रहा था कि बसों से भेजेंगे एमएलए, और हर मोहल्ले से, हर घर से कोई एक व्यक्ति जाएगा अयोध्या। कहाँ है वो सब खबरें? तो तो वो राम मंदिर को लेकर चुनाव में नहीं जा सकते, ये बात तय हो गई। ये बात राम मंदिर के उद्घाटन के 2 दिन बाद ही तय हो गई थी, जब कर्पूरी ठाकुर आ गए थे। अब आप देखिए कि एक जो नुकसान बीजेपी को हो सकता है, जो बड़ा नुकसान है बीजेपी को, कि इस देश में लोकसभा की 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है। अभी उसमें बीजेपी के पास 31 सीटें, 31। और जो ये संदेश पूरे ट्राइबल कम्युनिटी को जा रहा है झारखंड से देश भर में, उसमें बीजेपी को नुकसान होगा। ये तो 47 तो रिजर्व सीटें हैं, लगभग 80 सीटें हैं जहां पे ट्राइबल वोट असरदार होता है। और वो कहाँ कहाँ असरदार होता है, मैं एक मिसाल देता हूँ आपकी। बंगाल में 6 सीटें हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब रिजर्व हैं, 6 सीटें जी। 42 में से। उन 6 में 5 बीजेपी के पास हैं। तो क्या वो 5 रह पाएंगी? झारखंड में 11 सीटें हैं, 11 में से 5 सीटें शेड्यूल ट्राइब रिजर्व हैं, उनका क्या होगा? वो बीजेपी के पास है। तो बहुत सारा जो ट्राइबल वोट है, चाहे वो झारखंड में है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, बंगाल में है, ये सारा एक मूवमेंट बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बैकलैश होगा। ऑलरेडी शुरुआत इसकी प्रोसेस की हो चुकी है। राहुल गांधी ने इस पूरे बीजेपी के ट्राइबल नैरेटिव में बड़ा छेद किया है। उन्होंने जब ये कहा कि आप आदिवासी हैं, सबसे पहले से भारत में रहने वाले, और उनको बीजेपी आरएसएस वनवासी कहती है, वनवासी कहती इसको सही। हर पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी समझाते हुए जा रहा संदेश नहीं चल सकता। उसका असर क्या है मैं आपको बता दूं। अभी महाराष्ट्र, वो क्या कहते हैं, कर्नाटक में इलेक्शन हुआ 6 महीने पहले। जी। कर्नाटक में 15 सीटें हैं जो शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, 15। 15 में से बीजेपी को 0 सीट मिली है। तो उसका असर धीमे धीमे हो रहा है कि जो ट्राइबल अगर नाराज होगा या रिजर्व सीटों में धक्का लगेगा तो बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है, 20-30 सीटों का।
जो कि इनके फाइनल टैली को बड़ी चोट पहुंचाएगा। अच्छा, ये जो न्याय यात्रा है ये झारखंड अभी आई नहीं है, तो झारखंड उसके जी आने से पहले ही इन लोगों ने जो है उसके लिए जो ये राह हमवार कर दी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये आखिरी सवाल है। जी, नहीं देखिए, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में जाने से पहले भी उन्होंने कर दिया नीतीश कुमार का। उससे क्या हुआ कि वो एक बड़ी रैली कन्वर्ट हो गया और एक बड़ा स्पष्ट मैसेज वहां से चला गया अपोजिशन का। अब यही चीज झारखंड में होगी। तो झारखंड में अभी जो ट्राइबल को संगठन हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने अभी आज झारखंड बंद की कॉल दी गई जिसको वापस लिया गया। अभी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं कि कोई बहाना मिले प्रेसिडेंट रूल लगाने का। लेकिन ये गुस्सा तो है वहां पे और वो गुस्सा निकलेगा। और ट्राइबल अब देखिए बहुत गोलबंद है, उनके बीच में से तमाम इंटेलेक्चुअल्स निकल कर आ रहे हैं और पत्रकार लेखक तमाम लोग निकल कर आ रहे हैं और वो एक मूवमेंट जो है ये हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है वो एक बड़ा मूवमेंट जो है बनेगा। अच्छा, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी ट्राइबल है और उसी इलाके से आती हैं, तो वो इसको कैसे काउंटर कर पाएंगी? उनकी मदद से बीजेपी क्या कोई फायदा उठा पाएगी? तेलंगाना में नहीं उठा फायदा, कर्नाटक में नहीं उठा फायदा। तो प्रशांत साहब, आपने अपना समय निकाला और देर रात बहुत अच्छे तफसील से जो है इस सिचुएशन को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।